मतलब ग्रुप 16 सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ग्रुप है, मतलब इनके पास सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है। तो अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को लेने देगा कि किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, है ना। तो इसके पास दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट को, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 17 इससे ज्यादा पावरफुल है। सबको समझ में आ रहा है ना। ग्रुप 17 जो रहेगा अपना फिर कल बाहर आई आफत, इन दोनों में से जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन फैमिली का, फ्लोरीन फैमिली का। फ्लोरीन फैमिली का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मतलब फ्लोरीन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली से इलेक्ट्रॉन छीन सकती है। आगे बात समझ में, तो एक ही फैमिली ऐसी है जो ऑक्सीजन फैमिली से इलेक्ट्रॉन छीन सकती है, और वो कौन है, कौन सी फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। चलो लिख लिया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। ये तो आप लोग मुझको समझाओगे क्या होगा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सेम चीजें होगी, कॉन्सेप्ट सेम होगा जो हमने नाइट्रोजन फैमिली के टाइम पे पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के लिए कैसा वेरी करेगा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, है ना। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो शेल है, तो ये हो गया रेडियस एटम के न्यूक्लियस से लेकर बाहर वाले शेल तक की डिस्टेंस। सल्फर के पास 3 शेल है, तो इसके लिए एटॉमिक रेडियस क्या जाएगा, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक की डिस्टेंस। सेलेनियम के पास में 4 शेल है, तो ये रेडियस हो जाएगा सेंटर से लेकर बाहर तक की डिस्टेंस। तो बताओ जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वेरी गुड, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो यही मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली में जो लिखवाया था ना एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का, कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फॉर ईच सक्सेसिव एलिमेंट नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे नंबर ऑफ शेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिख लो जिसने नहीं लिखा है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज और आयनिक साइज इंक्रीजेस because for each successive element, because for each successive मतलब हर आने वाले एलिमेंट के लिए, because for each successive element number of shell increases। नेक्स्ट वेरिएशन भी आप समझा सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करनी, क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेफिनेशन कौन बताएगा, वेरी गुड। लास्ट स्टेट के इलेक्ट्रॉन को, लास्ट स्टेट के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमको जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या निकलती, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड to break, है ना, minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bonded electron from the outermost shell of an atom। किसी भी एटम के बाहर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। बताओ कैसे वेरी होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अच्छा वेरी गुड। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी और उसके पीछे का रीजन क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैं लिख रहा हूं आईई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आपने ये तो सही बोला है, उसके पीछे का रीजन कौन सही से समझ रहा है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
रीजन समझा दिया मतलब मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट से समझा इस चीज को। साइज इंक्रीज होता है तो कौन सी चीज डिक्रीज होगी? एक चीज बताओ, हमने रिलेशन पढ़ा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डिक्रीज होता है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा है दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो वैसे ये भी दो, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में जाते हैं साइज बढ़ती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव कम होता है। जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? क्या होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ गए सब? इतना क्लियर है सबको? ये चीज समझ में आ गई ना? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप चेन। इसके जस्ट पहले यहाँ पर था आपका ग्रुप नंबर 15 जो कि था निखिल, पास, सब, बिंदास, है ना, और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर आएगा ग्रुप नंबर 17 जिसको हम अगली बार पढ़ेंगे, और वो क्या है? फिर, कल, बाहर, आई, आफत। ठीक है, तो एक चीज बताओ, ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कि ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? कौन से ग्रुप की? 150 की 160? एक चीज बताओ, लेफ्ट से राइट आते समय, लेफ्ट से जब आप राइट ट्रेवल करते हो मतलब 15, 16, 17 जाओगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा इस डायरेक्शन? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए इस डायरेक्शन में? इंक्रीज होने चाहिए। मतलब नाइट्रोजन फैमिली के कंपैरिजन ऑक्सीजन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। पर हमने यहाँ पर एक वेरिएशन देखा था। वेरिएशन क्या था कि नाइट्रोजन फैमिली की पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन? किसके कंपैरिजन ज्यादा थी? किसके कंपैरिजन ज्यादा थी? नाइट्रोजन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा थी, किससे? ऑक्सीजन फैमिली से। और उसके पीछे का रीजन क्या लिखवाया था मैंने? नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है? NH2 NP3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना? बताया था आपको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया था जब नाइट्रोजन फैमिली के लिए, तो एक पॉइंट लिखवाया था लास्ट में, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन फैमिली बिकॉज़ नाइट्रोजन के पास क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आगे बात समझ में? जल्दी बताओ, है ना? अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली में से, हेलोजन फैमिली में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, मतलब दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगी? या जेड इफेक्टिव के ऊपर। तो किसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? हेलोजन फैमिली के मेंबर्स के लिए कि ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स के लिए? हेलोजन फैमिली के लिए अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी किसकी ज्यादा होगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन फैमिली की कि हेलोजन फैमिली की? हेलोजन फैमिली की। तो लिख लो इस वेरिएशन को, इसके नीचे लिखो
along with the rate first ionization enthalpy of nitrogen family is greater than first ionization enthalpy of oxygen family due to stable electronic configuration लिख लिया। सबने लिख लिया। क्या लिखा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन फैमिली ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सेकंड लाइन इसके जस्ट नीचे एक और लाइन लिखो। देखो नाइट्रोजन के पास अगर मैं बात करूं तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 1 2 3 4 एंड 5, है ना। ऑक्सीजन के पास में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। अब एक चीज बताओ मेरे को, पहला इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर निकालते हैं तो जो एनर्जी देंगे उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मान लो दोनों में से आपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो नाइट्रोजन में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2 NP3। एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, मतलब अब क्या हो गया? ऐसा हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले इसके पास पी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब ये वाला निकला। अब बताओ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन फैमिली की कि ऑक्सीजन फैमिली की? हाँ, क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है नाइट्रोजन फैमिली से। दूसरी चीज, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। तो लिख लो सी के नीचे, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ऐसा लिखो, सॉरी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज ग्रेटर देन second ionization enthalpy of oxygen family is greater than second ionization enthalpy of nitrogen family। अच्छा, अगर किसी एलिमेंट के एटम में से मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलूंगा, सेकंड बोलूंगा कि थर्ड बोलूंगा? कौन सा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलना चाहिए उसको? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बताओ जल्दी से। पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे हम? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लिख लो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ oxygen family is greater than second ionization enthalpy of nitrogen family। लिख लिया जरा। उसके बाद आप किस पर आ जाओ? उसके बाद आप आ जाओ फ्लोरीन हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली के लिए आप क्या लिखोगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन ग्रुप, है ना। फिल इन द ब्लैंक आपको बताना है। ग्रेटर देन और लेस देन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन फैमिली क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन ऑक्सीजन फैमिली की लेस देन ऑक्सीजन फैमिली?
ग्रेटर देन ऑक्सीजन फैमिली। वेरी गुड, लिख लो। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी वेरिएशन कंप्लीट हो गया। इसी के जैसे हमने एक और वेरिएशन पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। नाइट्रोजन फैमिली वाला पोर्शन खोलो और देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या लिखेगी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, अगर उसने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेने की काबिलियत, है ना। चलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तभी तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। अगर उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तभी दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। और सबको पता है जेड इफेक्टिव विद द इंक्रीज ऑफ साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन कैसा होगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिख लिया। लास्ट रेडिएशन रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन जब लेगा, किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले पाने की, है ना, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। तो एक चीज बताओ, अगर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो उसके पास जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। यार कैसी बात है, अगर उसका जेड इफेक्टिव कम होगा तो वो खुद अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पा रहा है तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा। एक चीज बताओ, अगर उसका खुद का जेड इफेक्टिव कम है तो किसी भी हालत में कोई भी उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले पाएगा तो बात समझ में आ रही है। एक चीज बताओ, अगर ये सभी एलिमेंट के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो किसके लिए आसानी होगी, इन दोनों इन सभी के पास हमने लाके एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। इसका तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है मतलब इसने खुद ने अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत वीकली होल्ड कर रखा है ना, बहुत कमजोर तरीके से इसने अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। तो क्या ये लास्ट इसके पास जो इलेक्ट्रॉन फ्री में आया उसको अपनी तरफ खींच पाएगा क्या, क्या ये खींच पाएगा नहीं। कौन खींचने में आसान, किसके लिए खींचने में आसानी रहेगी, ऑक्सीजन और सल्फर के लिए। क्लियर है सबको, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और जेड इफेक्टिव में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तभी किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पाएगा। और जेड इफेक्टिव जैसा वेरी करता है साइज के साथ में, सबको पता है, इनवर्सली, है ना। तो एक चीज बताओ, पूरी ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा, पूरी ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी,
ऑक्सीजन की, क्योंकि सबको पता है ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो किसी का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, खींच लेगा, है ना, अपनी तरफ इंक्लूड कर लेगा। पर यहाँ पर एक और फिनोमिना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है। ऑक्सीजन का साइज क्या है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट के शेल के 6 इलेक्ट्रॉन। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन को मिलकर ये 8 की 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे। साइज छोटा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके लिए ज्यादा होगी, ऑक्सीजन के लिए कि सल्फर के लिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, मतलब कम ज्यादा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है ना, तो लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, बहुत ज्यादा रिपल्शन करेंगे, जिस वजह से न्यूक्लियस इतनी ज्यादा पावर से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो कम होगी, है ना। तो यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर due to the small size of oxygen and high electron density of oxygen। लिख लिया, due to the small size of oxygen and high electron density of oxygen। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब एक छोटे से कमरे में ऑलरेडी क्या है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी नया व्यक्ति है उसको क्या करेंगे, दूसरे कमरे में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आते समय बहुत ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। और सल्फर के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो मतलब इसको कम, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिलेगा, कम रिपल्शन मिलेगा तो एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी जब ये इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। सबको समझ में आ गया? लिख लिया सबने, जल्दी बताओ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of oxygen family decreases from sulfur to polonium। सल्फर से लेकर पोलोनियम तक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, है ना। और सबको पता है क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। तो ये वाली क्लास में अभी यहीं पर एंड कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से स्टडी करेंगे जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे।